यानी कहीं ना कहीं गोलमोल है, कहीं ना कहीं गड़बड़ जाला है। अशोक गहलोत ताड़ जाते हैं और अशोक गहलोत उस फाइल को भी लौटा देते हैं। रिसर्जेंट राजस्थान में कुछ पैसे इन्वेस्ट करने के बाद अशोक गहलोत द्वारा उसकी शोषणवादी नीतियों के कारण, नकार दिए जाने के कारण डंप में चली जाती है, कचरा हो जाती है। अब उसके पीछे लगे हुए सारे उद्योगपति दौड़ने लगते हैं, क्योंकि इतना पैसा तो इन्वेस्ट हो चुका। अब ये बड़ा जो प्रोजेक्ट बन चुका, जब ये कोई बड़ी प्लान बनती है तो उसमें बीच में एजेंट्स होते हैं, जिन्हें हम शुद्ध भाषा में दलाल कहते हैं। वे भागते हैं और वे दौड़ते हैं, गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के पास पहुंचते हैं। नरेंद्र मोदी को बताया जाता है। अब नरेंद्र मोदी को बताया जाता है तो उन्हें ये लगता है कि इसमें तो उद्योगपतियों का लाभ ही लाभ है, इसमें तो व्यापारियों का लाभ ही लाभ है। नरेंद्र मोदी गरीब तथा मध्यम वर्ग के लोगों की भलाई पर, उनके अच्छे भविष्य को रोंदते हुए और उनकी भलाई पर पैर रखते हुए आगे बढ़ते हैं। और रिसर्जेंट राजस्थान, जो राजस्थान का जूठन था, उसे वे नए रूप में परोसकर वाइब्रेंट गुजरात बनाते हैं। जी हाँ, वाइब्रेंट गुजरात इस प्रकार से राजस्थान के द्वारा टेस्ट करने के बाद फेंके हुए जूठन पर बना हुआ है। और नरेंद्र मोदी बड़े ही तगड़े तरीके से उसका प्रचार करते हैं। वाइब्रेंट गुजरात लाया जाता है, दुनिया भर के बड़े बड़े उद्योगपतियों को वहाँ बुलाया जाता है और गुजरात की जनता को शोषण करने का मौका दिया जाता है। वहाँ से सस्ते दर पर वहाँ की जितनी भी सेवाएं हैं वो करवाई जाती है, जितने भी वहाँ के मूल्यवान पदार्थ वो निकलवाए जाते हैं। और इस प्रकार से गुजरात में एक बड़ा खेल शुरू होता है। अब शाही शादी की तैयारी, उसके लिए भोजन बनाने वाले दूर दूर से बुलाए जाते हैं और भोजन बनाने की तैयारी होती है। उससे पहले उसको बनाकर उसे चखा जाता है, और जब चखने में वह सही नहीं बैठता तो उस चखने के लिए चुने हुए उस कटोरी के भोजन को वैसे ही फेंक दिया जाता है। लेकिन उस फेंके हुए भोजन को कोई दोबारा उठाकर और उस जूठन को नए तरीके से बनाकर अगर परोस दिया जाए तो उसे क्या कहेंगे? उसे जूठन ही कहेंगे ना। यह जूठन गुजरात के नागरिकों को भाजपा के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा खिलाया गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वाइब्रेंट गुजरात की। वाइब्रेंट गुजरात कहाँ से जन्म लेता है, किस तरीके से वाइब्रेंट गुजरात राजस्थान का जूठन है, उस पर हम चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं चर्चा की। 2007 मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का दूसरी कार्यकाल का अंतिम वर्ष की ओर बढ़ता हुआ समय, और उस समय वसुंधरा राजे सिंधिया दुनिया भर के उद्योगपतियों को राजस्थान में आकर्षित करने के लिए लेकर आती हैं रिसर्जेंट राजस्थान। और रिसर्जेंट राजस्थान का पहला समिट 2007 में होता है। इस 2007 के रिसर्जेंट राजस्थान में 300 समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। 367 अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं में 1,62,607 करोड़ का निवेश प्रस्ताव लाया जाता है। राज्य में अतिरिक्त निवेश लाने के लिए यानी विदेशी निवेश लाने के लिए यह एक अभिनव प्रयोग के रूप में पूरी दुनिया में देखा जाता है। इसकी जो योजना थी, वो योजना ये थी कि एक सोच मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के उस समय अब दिमाग में आता है कि कैसे विश्व के सभी बड़े उद्योगपतियों, निवेशकों को राजस्थान में निवेश के लिए आकर्षित किया जाए। रिसर्जेंट राजस्थान के तहत अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों, उद्योगपतियों, FIICI फिक्की सदस्यों के आपस में संबंध बनाकर भारतीय तथा विदेशी उद्योगपतियों के मध्य सेतु की भूमिका तत्कालीन राज्य सरकार ने हर प्रकार के सुविधाओं को उद्योगपति घरानों को उपलब्ध कराई। वसुंधरा राजे की भाजपा सरकार ने नए इन्वेस्टर्स के पुराने प्रस्ताव जो अटके हुए थे राज्य सरकार में, उन्हें
पास करने की शर्त भी रखी। यानी किसी कारणवश आपने जो प्रोजेक्ट अटका दिए थे, नियमानुसार नियम विरुद्ध थे, उन्हें पास करने के एवज में आपने नया इन्वेस्टमेंट की शर्त रखी। यह भी गलत। रिसर्जेंट राजस्थान में शामिल होने वाले उद्योगपतियों के लिए तमाम उच्च अधिकारियों को हेल्पिंग मोड में रखकर एक प्रकार से राजस्थान की सरकार को उन उद्योगपतियों का गुलाम बना दिया गया जो बड़ा धन उगाही के मकसद से, बड़े इन्वेस्टमेंट के मकसद से राजस्थान में आए थे। राजस्थान रिसर्जेंट में उत्पादन, ऑटोमोबाइल, सीमेंट, जिप्सम तथा खनिज एवं खान से संबंधित कृषि प्रसंस्करण, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, आईआईटी, आईटीईसी संबंधित सेवाएं, आधारभूत संरचना, ऊर्जा, शहरी सेवाएं, सेज, पर्यटन और संस्कृति इत्यादि क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट का प्लान रखा गया और इनके तमाम अधिकारियों और मंत्रियों को एक प्रकार से उद्योगपतियों का गुलाम बनाने की पेशकश की गई। राजस्थान रिसर्जेंट में लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, आधारभूत संरचना स्थापित होने लगी। आधारभूत संरचना के लिए, प्लानिंग के लिए कहीं पर 100 करोड़, कहीं पे 20 करोड़, कहीं पे 50 करोड़, कहीं पे इससे ज़्यादा इन्वेस्ट करती है कंपनियां आश्वस्त होकर आगे बढ़ती है। और कंपनियां पूर्ण रूप से आश्वस्त थी कि 2008 को होने वाले इलेक्शन में यहाँ वसुंधरा रिपीट करेगी, वसुंधरा सरकार वापस आएगी और उन्हें राजस्थान को लूटने का पूरा मौका मिलेगा। लेकिन अफसोस, तमाम प्रयासों के बावजूद अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री बनते हैं। अब राजस्थान के मुख्यमंत्री बनते ही खेल शुरू होता है पर्दे के पीछे से इन प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किए गए पैसों को किस तरीके से रिकवर किया जाए, किस तरीके से ये जो इन्वेस्टमेंट है जिसमें 1,62,607 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट प्लान लाया गया था, इसे आगे बढ़ाया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो बड़ा नुकसान होगा। अशोक गहलोत चूंकि उस समय आए थे और उस समय टी श्रीनिवासन जी राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे। उन दिनों में मैं सुदर्शन न्यूज़ चैनल, A to Z, सी न्यूज़, जिनवानी और मैजिक टीवी, इन पांचों चैनल को जयपुर और राजस्थान में हेड कर रहा था। चूँकि 5 चैनलों का एक साथ राष्ट्रीय स्तर के चैनलों का हेड करना अपने आप में एक बहुत बड़े जिम्मेदारी की पोस्ट होती है और उस कारण मेरी सभी अधिकारियों से मुलाकात हुआ करती थी और सभी बड़े नेताओं और उद्योगपतियों से मेरी भी मुलाकात हुआ करती थी। इन उद्योगपतियों में से कुछ लोग मेरे मित्र थे, उनमें वे आते हैं मेरे पास और कहते हैं, अनीश जी, इस तरीके से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, अगर आप चाहें तो अपार नौकरियां हम ला सकते हैं। इतने लाख करोड़ का ये इन्वेस्टमेंट है, इसे आगे बढ़ाया जा सकता है और आप इसे आगे बढ़ाएं। आप मुख्यमंत्री से कहें कि ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि आपकी बात को सरकारें मानती है, टालती नहीं है। जी हाँ, हम अगले एपिसोड में आएंगे कि किस प्रकार हमारे देश में एक मुस्लिम परिवार के द्वारा आधार की रूपरेखा तय की गई, आधार का आधार बनाया गया और मुस्लिम परिवार के कारण आधार आया। वो अगले कड़ी में हम पेश करेंगे। पहले हम आज जो गुजरात को जूटन खिलाया जा रहा है वाइब्रेंट गुजरात के नाम पर और जिसे गुजरात मॉडल बताया जा रहा है, वो किस प्रकार से गलत है और गुजरात का शोषण करने वाली है, उसे हम बताना चाह रहे हैं। मैं प्रभावित होता हूं क्योंकि उसका जो साइड ब्रेक है उसको मैंने भी नहीं देखा था और मैं पहुंचता हूं हमारे तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी टी श्रीनिवासन जी के पास। वे भी साउथ इंडियन है, मैं भी साउथ इंडियन हूँ, तो एक वह लगाव नहीं था, लेकिन एक ऑटोमेटिक ही एक एटमॉस्फेयर ऐसा बन जाता था क्योंकि मैं हमेशा बड़े अधिकारियों के सामने विकास की ही बात करता रहा हूँ, तो मेरी बात को हर अधिकारी तवज्जो देता था। तो मैं उनके पास पहुँचता हूँ और मैं उनको बताता हूँ कि इस तरीके से एक पूरा प्रोजेक्ट है जो अटका हुआ पड़ा है, अगर उसको लागू कर दिया जाए तो हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसका एक सर्टेन प्रतिशत यहाँ इन्वेस्ट हो चुका है। यह प्रोजेक्ट उठता है, उस समय उद्योग सेक्रेटरी हुआ करते थे CS राजन, जो बाद में चीफ सेक्रेटरी भी बने, और ये प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मेज पर पहुंचता है। उस पर स्टडी की जाती है और जब स्टडी की जाती है
तो ये बात सामने निकल कर आती है कि इस प्रोजेक्ट में तो जनहित की बातें हैं ही नहीं। जनता को कैसे शोषण का माध्यम बनाया जाए और जनता की जमीनों को कैसे हड़प कर उद्योगपतियों को दी जाए औने पौने दामों में, किस तरीके से राजस्थान के खानों को खोदकर सस्ते दर पर यहाँ की बहुमूल्य खनिज को उद्योगपतियों को बांटा जाए, रेवड़ी दी जाए, वह योजना उसमें थी। पूरा का पूरा प्रोजेक्ट अशोक गहलोत के द्वारा नकार दिया जाता है। यह फर्क है अशोक गहलोत में, कांग्रेस के एक मुख्यमंत्री में तथा अन्य मुख्यमंत्रियों में, बीजेपी के, विशेषकर बीजेपी के नेताओं में। 1 महीने बाद कुछ लोग और मेरे पास आते हैं और मुझे बताते हैं कि बांसवाड़ा में गोल्ड माइनिंग हो सकती है, 100 करोड़ इन्वेस्ट हो चुका है और संभावनाएं हैं। मैं पुनः उस समय के उद्योग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी CS राजन जी के पास जाता हूं। मैं उनको बोलता हूं कि ये जो 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो चुका है, गोल्ड निकल रहा है, इससे हमारे राजस्थान की ख्याति बढ़ेगी और लोगों को पता चलेगा कि जब राजस्थान में गोल्ड माइनिंग होती है तो राजस्थान का क्रेडिट बढ़ेगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, आप इसे करिए। वापस वो फाइल मुख्यमंत्री के पास पुटअप होती है और मुख्यमंत्री उसकी जांच करवाते हैं। आश्चर्य के साथ आज ये बताना पड़ रहा है कि वो फाइल भी कैंसिल कर दी जाती है। क्यों कर दी जाती है? क्योंकि 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने के बाद कंपनी यह कहती है कि इसमें नो लॉस नो प्रॉफिट है, फिर भी हम करने के लिए तैयार है। यानी कहीं ना कहीं गोलमोल है, कहीं ना कहीं गड़बड़ जाला है। अशोक गहलोत ताड़ जाते हैं और अशोक गहलोत उस फाइल को भी लौटा देते हैं। रिसर्जेंट राजस्थान में कुछ पैसे इन्वेस्ट करने के बाद अशोक गहलोत द्वारा उसकी शोषणवादी नीतियों के कारण, नकार दिए जाने के कारण डंप में चली जाती है, कचरा हो जाती है। अब उसके पीछे लगे हुए सारे उद्योगपति दौड़ने लगते हैं क्योंकि इतना पैसा तो इन्वेस्ट हो चुका। अब ये बड़ा जो प्रोजेक्ट बन चुका, जब ये कोई बड़ी प्लान बनती है तो उसमें बीच में एजेंट्स होते हैं जिन्हें हम शुद्ध भाषा में दलाल कहते हैं। वे दौड़ते हैं और गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के पास पहुंचते हैं। नरेंद्र मोदी को बताया जाता है। अब नरेंद्र मोदी को बताया जाता है तो उन्हें ये लगता है कि इसमें तो उद्योगपतियों का लाभ ही लाभ है, इसमें तो व्यापारियों का लाभ ही लाभ। नरेंद्र मोदी गरीब तथा मध्यम वर्ग के लोगों की भलाई पर, उनके अच्छे भविष्य को रोंदते हुए और उनकी भलाई पर पैर रखते हुए आगे बढ़ते हैं और रिसर्जेंट राजस्थान, जो राजस्थान का झूठन था, उसे वे नए रूप में परोसकर वाइब्रेंट गुजरात बनाते हैं। जी हाँ, वाइब्रेंट गुजरात इस प्रकार से राजस्थान के द्वारा टेस्ट करने के बाद फेंके हुए झूठन पर बना हुआ है और नरेंद्र मोदी बड़े ही तगड़े तरीके से उसका प्रचार करते हैं। वाइब्रेंट गुजरात लाया जाता है, दुनिया भर के बड़े बड़े उद्योगपतियों को वहाँ बुलाया जाता है और गुजरात की जनता को शोषण करने का मौका दिया जाता है। वहाँ से सस्ते दर पर वहाँ की जितनी भी सेवाएं हैं वो करवाई जाती है, जितने भी वहाँ के मूल्यवान पदार्थ वो निकलवाए जाते हैं और इस प्रकार से गुजरात में एक बड़ा खेल शुरू होता है। अब उसे प्रचार के, चूंकि अभी भी प्रचार ही करते हैं नरेंद्र मोदी जी, उसे प्रचार के रूप में वे प्रचारित करते हैं कि वाइब्रेंट गुजरात तो बहुत बड़ा है और गुजरात को सिरमौर बना देगा हिंदुस्तान का। धीरे धीरे लोग उस प्रचार के आदी हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि नरेंद्र मोदी वाकई बहुत मजबूत व्यक्ति हैं और ये देश को गुजरात मॉडल देंगे जिससे देश का हर प्रदेश सक्षम होगा, आगे बढ़ेगा। लेकिन जो उद्योगपति थे वे गोदी मीडिया के पीछे भी खड़े हैं। वहीं से खेल शुरू होता है कि किस प्रकार गुजरात में जिस तरीके से गरीब और मध्यम वर्ग की जनता का शोषण किया गया है, पूरे देश में किया जाए। जी हाँ, वाइब्रेंट गुजरात में छुपा हुआ दानव मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की योजना रखता है और वे ही उद्योगपति प्रधानमंत्री के पीछे खड़े होते हैं जो वाइब्रेंट गुजरात के नाम से गुजरात की जनता को ठग रहे थे। कुछ उद्योगपति अच्छे होंगे, कुछ उद्योग अच्छे होंगे जिनसे लाभ हुआ, लेकिन बड़ा एक तबका उद्योगपतियों का शोषण करने का आदी हो चुका था
उसमें गुजरात के 2 लोगों का नाम सबसे ऊपर आता है, गौतम अडानी और अंबानी। जी हाँ, और इसी दौरान इधर राजस्थान में फिर से एक बार वसुंधरा सरकार आ जाती है और 2015 में वसुंधरा सरकार फिर अडानी और अंबानी को बुलाती है। जो पुराने रिसर्जेंट राजस्थान के प्रोजेक्ट थे जो डंप में चले गए थे, उनमें से कुछ उठाती है और उन्हें लागू करती है। लेकिन अफसोस, फिर वसुंधरा सरकार जैसे ही चली जाती है तो फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आते हैं। वे उस डंप में पड़े हुए कचरे से बनाए हुए फूलदान को सबसे पहले अपनी मेज से हटाते हैं। अडानी, अंबानी सहित अन्य उद्योगपतियों के शोषण करने वाले प्रोजेक्ट में से 470 प्रोजेक्ट में से 321 का MOU कैंसिल कर देते हैं। यह है अशोक गहलोत। इसलिए अशोक गहलोत के राजस्थान को पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के द्वारा मॉडल बनाया जा रहा है। अब आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से गुजरात वाइब्रेंट गुजरात के द्वारा गुजरातियों का शोषण किया गया और उसी को अब पूरे हिंदुस्तान में शोषण करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन राजस्थान बचा हुआ है। और राजस्थान क्यों बचा हुआ है? क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस के गांधीवादी विचारधारा के धनी और बिना किसी लाग लपेट के सच को सच की तरह बोलने वाले और व्यक्त करने वाले अशोक गहलोत राजस्थान के मुखिया हैं। जी हाँ, कांग्रेस भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेके आया करती थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी उन प्रोजेक्ट्स में गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों का ध्यान रखती थी। मध्यम और गरीब वर्ग के लोगों का शोषण न हो किसी प्रोजेक्ट के जरिए, ये ध्यान रखती थी। और नरेंद्र मोदी जब देश के प्रधानमंत्री बने हैं तो बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है आप जान सकते हैं। क्योंकि बेरोजगारी, रोजगार के अवसर समाप्त कर दिए जा रहे हैं। अधिक से अधिक औद्योगिक घरानों को उन प्रोजेक्ट्स पे काम करने के लिए सरकार अवसर प्रदान कर रही है जहां बेरोजगारों को रोजगार देने का प्रावधान शून्य के लगभग है। और महंगाई क्यों बढ़ रही है? क्योंकि अधिक से अधिक जो बाजार है वो बड़े उद्योगपतियों के हाथ में है, जो गुजरात मॉडल को पूरे देश में लागू कर रहे हैं। अडानी अंबानी का इसलिए विरोध होता है, अडानी अंबानी जैसे उद्योगपतियों का इसलिए नरेंद्र मोदी के साथ सहयोग रहता है। हम सच को सच की तरह पेश करते हैं, चाहे इसके लिए हमें जान भी देना पड़े, क्योंकि हम गांधी टीवी है। आप गांधी टीवी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉरवर्ड करें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत।